चलो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलो स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट अपन प्रोसेस एडवांटेज क्या है बच्चों? क्यों तुम टाइम टाइम पे मेरी आज अपन बीपीए के रिस्क पढ़ेंगे और उनको कैसे मैनेज करते हैं वो पढ़ेंगे। रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से रिस्क इज एन एनी इवेंट दैट में रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम प्लान ऑब्जेक्टिव, जिसकी वजह से आपने जो सोचा था वो अचीव नहीं कर पा रहे, रिजल्टिंग इन एन अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसकी वजह से कुछ अनवांटेड चीजें हो जाती हैं। आपने प्लान ऑब्जेक्टिव सोचा था कि मेरे इस बार 50 नंबर आ जाने चाहिए, पर उसके अंदर कोई भी डेविएशन हो रहा है, आपके 30 ही मार्क्स आ रहे हैं। ये 30 मार्क्स क्यों आए? क्योंकि कोई ना कोई रिस्क क्रिएट हो गया होगा, पेपर में क्वेश्चंस लेन पेपर लेंदी आ गया होगा, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आ गए होंगे, जो भी है। तो प्लान्ड ऑब्जेक्टिव से जो भी सिग्निफिकेंट डेविएशंस होते हैं जिसकी वजह से कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होते हैं,
उसे क्या कह देते हैं? रिस्क कह देते हैं। द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल, सोशल, प्रोडक्ट, सर्विस रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव किसी भी लेवल पे हो सकता है। स्ट्रैटेजी लेवल मतलब जो टॉप लेवल होता है, तीनों नाम से पहले समझे। पहले तो मिर्ची वाली चिप्स खाऊंगी, फिर पानी पीऊंगी। तानिया रात के बीच की कर दी पढ़े पढ़े तो थोड़ा सा प्लीज ढंग से पढ़ो। मैं आज टॉपिक पढ़ा रही थी कि लैंग्वेज बहुत गंदी है। आप लोगों को समझने में समय लगेगा इस लैंग्वेज को। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, लैंग्वेज गंदी है। अगर हमें अभी समझ में नहीं आएगा जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो फिर घर जाकर पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ एकदम कंसंट्रेशन से पढ़ो। इजी टॉपिक नहीं है, पट 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 हो गया, लैंग्वेज इजी है, खुद पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। लैंग्वेज गंदी है। 3 पॉइंट्स की लैंग्वेज ही बहुत गंदी है कि आपको समझने में समय लगेगा। इसलिए अब सब पढ़ने के मूड में हैं, पढ़ लें हम। या चिप्स का ठीक है। रिस्क एंड इट्स मैनेजमेंट। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसकी वजह से आप अपना प्लान्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे। मतलब प्लान्ड ऑब्जेक्टिव में कोई भी डेविएशंस हो रहे हैं और उसकी वजह से कोई अनवांटेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अकर हो रहे हैं। प्लान्ड ऑब्जेक्टिव किसी भी लेवल पे प्लान्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक लेवल हो, चाहे वो फाइनेंशियल, चाहे वो रेगुलेटरी, चाहे वो ऑपरेट। अब ये स्ट्रैटेजिक लेवल कौन सा होता है बच्चों? टॉप लेवल। फिर फाइनेंशियल लेवल जहाँ पे पूरे अकाउंट्स मैनेज होते हैं। रेगुलेटरी जहाँ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। ऑपरेशनल लेवल जो एक्चुअल वर्किंग करी जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑपरेशनल। डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री मतलब कितना रिस्क है, डिपेंड डिटरमाइंड बाय कितने चांसेस है उसके आने के। अगर वो आ गया उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और किस समय वो आ सकता है रिस्क। वो सुबह आएगा, शाम को आएगा, दोपहर में आएगा, वो इस महीने में रिस्क आएगा। कंप्यूटर में अपन ये प्रोग्राम कर रहे हैं तब ये रिस्क क्रिएट हो सकता है। एडिशन किया तो रिस्क आएगा, शटडाउन बटन दबाया तो रिस्क आएगा, कोई फोटो ओपन की तो रिस्क क्रिएट हो सकता है। कब वो अगर हो सकता है, ये सब चीजें अपन डिटरमाइन करते हैं। तो रिस्क रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब ऐसी कोई भी इवेंट जिसकी वजह से आप अपना प्लान्ड ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे और कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अकर हो रहे हैं। प्लान्ड ऑब्जेक्टिव किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे वो स्ट्रैटेजिक, चाहे फाइनेंशियल, चाहे ऑपरेशनल, चाहे रेगुलेटरी लेवल्स हो सकता है। देन डिग्री ऑफ रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क मतलब कितना रिस्क है, बहुत ज्यादा या कम है, डिपेंड्स ऑन उसके कितने चांसेस है आने के। अगर बहुत कम चांसेस है तो फिर अपन को इतना ज्यादा डिग्री नहीं लगता उसका। अगर वो आ गया तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, मेजर पड़ेगा या थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड किस समय वो रिस्क ज्यादा आ सकता है, वो सब अपन डिग्री ऑफ रिस्क में निकालते हैं। देन सोर्सेज ऑफ रिस्क, सोर्सेज मतलब कहाँ से वो रिस्क अगर हो सकता है। अपन को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि पॉसिबल थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज क्या हो सकते हैं, एंड अप्रोप्रिएट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज कौन सी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। कहाँ से रिस्क आएगा? कहाँ से रिस्क आएगा मतलब कितने थ्रेट्स, कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं, कितना डर है, कितने चांसेस हैं कि वो रिस्क आ जाएगा। देन अगर रिस्क आ गया तो उसको मिटिगेट करने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज, मिटिगेट मतलब कम करने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे। कुछ कॉमन सोर्सेज रिस्क के दिए हैं, कहाँ-कहाँ से रिस्क क्रिएट हो सकता है। लाइक कमर्शियल लीगल रिलेशन से रिस्क क्रिएट हो सकता है।
इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, ह्यूमन का बिहेवियर अच्छा है खराब है, नेचुरल इवेंट्स, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। इसमें से 3 से 4 नाम आप लोग याद कर लेना, आपको पता याद रहेंगे कि कहाँ-कहाँ से रिस्क क्रिएट हो। देन जो रिस्क होते हैं उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दस में जो भी रिस्क अगर होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क मतलब पोटेंशियल लॉस, जो भी नुकसान हो रहा है दैट एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी। थ्रेट और वल्नरेबिलिटी अगर होने की वजह से जो नुकसान आपको हो रहा है उसे रिस्क कहते हैं। थ्रेट हैव द पोटेंशियल टू कॉज डैमेज और लॉस। थ्रेट मतलब जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है उसे थ्रेट कहते हैं। रिस्क इज एन एक्सपेक्टेशन दैट थ्रेट में सक्सीड एंड पोटेंशियल डैमेज कहना। देखो, थ्रेट ऑफ वल्नरेबिलिटी आ गया, उसकी वजह से जो क्रिएट हो सकता है उसकी वजह से रिस्क आपका क्रिएट। अब ये थ्रेट का मतलब क्या होता है? थ्रेट मतलब कि जिसकी वजह से रिस्क आ सकता है, और रिस्क मतलब एक्सपेक्टेशन कि वो थ्रेट आ गया है और उतना डैमेज अपन को हो गया है, उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल, थ्रेट ऑफ वल्नरेबिलिटी समझने के लिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। वल्नरेबिलिटी मतलब एक्सपोजर, कहाँ आपके अंदर कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से वो थ्रेट आकर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, सीआईएस में अपने टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 5। 5 में से मैंने एग्जाम के लिए 3 पक्के पक्के लर्न कर लिए और मैंने 2 जो है वो छोड़ दिए। अब मेरी जो कमी थी वो इन्हीं 2 चैप्टर्स में कमी थी कि मैंने 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े। ये जो 2 चैप्टर्स नहीं पढ़े, ये आपके लिए कौन सा सेक्शन हो गया? वल्नरेबल सेक्शन हो गया, ये एक्सपोजर हो गया जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आपके या 80% ऑफ द पेपर आपका इन्हीं 2 चैप्टर्स में से आ गया, 80%, तो इसे क्या कहते हैं? थ्रेट। कमी हो गई, उसकी वजह से जो नुकसान आपको हो गया उसे क्या कह देते हैं? थ्रेट कहते हैं। आपने जो कमी छोड़ दी की वजह से जो नुकसान हुआ उसे क्या कह देते हैं? थ्रेट कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, मेरे घर में एंट्री करने के 5 दरवाजे हैं, 5 अलग अलग एंट्रेंस। मैंने 4 दरवाजों पे तो सीसीटीवी कैमरा प्लस एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर रखा है। फिफ्थ वाला डोर कोई भी यूज में नहीं लेता और फिर किसी को पता भी नहीं है, तो वहां मैंने कोई सीसीटीवी सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा। तो एक मैंने खाली छोड़ दिया, वो मेरे लिए क्या है? वनरेबल सेक्शन है कि वहां से चोर घुस सकता है। और अगर चोर वहां से घुस गया और उसने चोरी कर ली तो वो मेरा क्या हो जाएगा? थ्रेट हो जाएगा। वनरेबिलिटी और थ्रेट का मतलब समझ में आता है आप लोगों को? रिस्क, रिस्क मतलब क्या होता है? जो भी नुकसान हो रहा है बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ वनरेबिलिटी, या तो थ्रेट या वनरेबिलिटी से एक्चुअल नुकसान हो रहा है रिस्क। थ्रेट मतलब जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है, और रिस्क एक एक्सपेक्टेशन है कि थ्रेट आ चुका है और नुकसान हो चुका है, उसे अपन क्या कह देते हैं? रिस्क। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सच। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस का मतलब कितने चांसेस हैं वो नुकसान होने के? 10%, 20%, 30%। The extent of loss not includes only immediate direct financial loss but also loss due to impact in the long। कितना नुकसान हुआ है वो सिर्फ अभी डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस कितना हुआ कि 2 लाख रुपए की चोरी हो गई, वो लॉस नहीं देखा जाता। इनडायरेक्ट आपको लॉन्ग टर्म पे भी उसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है? आपकी बैंक की गुडविल खराब हो जाएगी क्योंकि चोर आपके बैंक में घुस गए हैं। तो लॉन्ग टर्म तक का जो नुकसान होता है वो सारे के सारे नुकसान यहाँ रिस्क में कैलकुलेट। लॉस इन द लॉन्ग रन इंक्लूड्स लॉसेस सच एज लॉस ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ रेवेन्यू। The probability likelihood that a threat agent mounting a specific attack against a particular system। रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क इज अ प्रोबेबिलिटी, मतलब आने के चांसेस की थ्रेट आएगा और ये अटैक कर कर सिस्टम पे चला जाएगा। अटैक का मतलब क्या होता है बच्चों? हमला। मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, मैंने 5 के 5 दरवाजों पे सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी गार्ड लगा के खड़े कर रखे थे, फिर भी चोर आए, गोली मारकर अंदर घुस गए, उसे क्या कहते हैं? अटैक कह देते हैं। तो कितने चांसेस हैं कि थ्रेट आएगा और उसकी वजह से कोई अटैक हो जाएगा किसी पर्टिकुलर सिस्टम में? द असेसमेंट ऑफ द लाइवलीहुड, कितने चांसेस हैं उसके आने के, एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिस्क, अगर वो आ गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस अपने ऊपर पड़ेगा, ये सब चीजें अपन यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। रिस्क की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या? रिस्क मतलब नुकसान,
इस वजह से नुकसान हो सकता है, थ्रेट या वल्नरेबिलिटी आने की वजह से। थ्रेट मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल टू कॉज द डैमेज, एंड रिस्क मतलब एक्सपेक्टेशन की थ्रेट आ चुका है और डैमेज हो चुका है। देन रिस्क क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस मतलब कितने चांसेस ऑफ लॉस के होने के। आप सिर्फ डायरेक्ट फाइनेंशियल इंपैक्ट का भी क्या पड़ रहा है वो नहीं देखते, आप इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म पे भी आपको क्या नुकसान पड़ेगा वो भी आप देखते हो, जैसे रेपुटेशन का नुकसान भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस है वो आए और अटैक कर कर चला जाए, डिपेंड्स ऑन कितने चांसेस है कि वो आएगा, आ गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा, ये दोनों चीजें अपन यहाँ। तो बच्चों रिस्क का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। रिस्क मतलब कि ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, उसमें डेफिनेशन है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपका ऑब्जेक्टिव को हर लेवल पे बनाया जा सकता है, स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल, ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल लेवल पे। फिर क्या था उसके अंदर थर्ड पॉइंट, चांसेस है कि वो रिस्क आएगा, डिपेंड्स ऑन कितने चांसेस है वो आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कब वो आएगा। फिर रिस्क की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी रिस्क की? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ पोटेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ द थ्रेट और कॉन्फ्लिक्ट। थ्रेट मतलब पोटेंशियल टू कॉज डैमेज, एंड रिस्क मतलब एक्सपेक्टेशन की थ्रेट आ चुका है उसकी वजह से डैमेज हो चुका है। देन अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट हमें फाइनेंशियल लॉस कितना हो रहा है वो नहीं देखते, इनडायरेक्ट लॉन्ग टर्म पे भी आपको कितना नुकसान होगा वो भी यहाँ पे देखते, कितने चांसेस है कि वो थ्रेट आएगा और अटैक करके चला जाएगा, डिपेंड्स ऑन कि कितने चांसेस अब अगर होएगा, अगर हो गया तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे ऊपर। टाइप्स ऑफ रिस्क, देखो दो तरीके के रिस्क हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे बच्चों बिजनेस रिस्क और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिस्क। बिजनेस रिस्क एंड टेक्नोलॉजी रिस्क। अब एक चीज बताओ, क्या बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस चल सकता है? क्या बिना बिजनेस के टेक्नोलॉजी चल सकती है? बिना बिजनेस के टेक्नोलॉजी का कोई काम है, कोई वर्थ है? बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस की कोई वर्थ है? बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस चलाया जा सकता है। हाँ, पहले के टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी फिर भी काम चलते थे। चाय की दुकान वाला चाय बनाकर बेच रहा है, वो कोई टेक्नोलॉजी को काम में नहीं ले रहा है, फिर भी उसका काम चल रहा है बिजनेस। पर टेक्नोलॉजी के लिए बिजनेस चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो। बिना बिजनेस के टेक्नोलॉजी का कोई काम नहीं है, पर बिना टेक्नोलॉजी के बिजनेस चलाया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं, हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, बिजनेस रिस्क और टेक्नोलॉजी रिस्क। तो एक लाइन लिख लो यार टाइप्स ऑफ रिस्क में, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट टेक्नोलॉजी business can survive but without business, without technology business can survive, but without business there is no use of technology, there is no use of technology। चलो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क की एमटी लिखो, वो हम सफर, वो हम सब, पहले ये लिखना जो मैं लिख रही हूँ। यहाँ पे एम और ए जो है वो साइलेंट है, उनसे कोई भी अपने रिस्क नहीं बन रहे।
वो हम सफर है और ए आर द साइलेंट। सबसे पहले अपन रिस्क पढ़ेंगे, दैट इज अपना स्ट्रैटेजिक रिस्क। बिजनेस को स्ट्रैटेजिक रिस्क क्या हो सकता है? कोई बिजनेस ऐसे होते हैं, अगर वहां स्ट्रैटेजी गलत बन गई तो कुछ भी कर लो वो बिजनेस सही नहीं चलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल नैनो कार। नैनो कार सक्सेसफुल क्यों नहीं रही बच्चों? हाँ, वो सस्ती थी तो वो तो उसका बेनिफिट था ना, उसका प्लस पॉइंट था। वो ड्यूरेबल नहीं थी, साइज का भी मैटर नहीं था। वो ड्यूरेबिलिटी नहीं थी, उसकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। अगर इंसान 1 लाख रुपए भी गाड़ी पे खर्च करता है तो वही चाहता है कि वो ड्यूरेबल रहे, 5-7 साल चले। हाँ, उनकी स्ट्रैटेजी गलत हो गई, वो सिर्फ ये सोचते रह गए हमें सस्ती में गाड़ी बनानी है, सस्ती में गाड़ी बनानी है। उन्होंने उसकी ड्यूरेबिलिटी पे फोकस ही नहीं किया, और लोगों के लिए ड्यूरेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है पैसों से। तो वहां उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी, इसीलिए वो बिजनेस को नहीं चला पाए, उनकी बिजनेस फेल हो। अगर आप बात करो नोकिया के फोन की, नोकिया के फोन फेल क्यों हो गए? पहला एक टाइम था उसमें नोकिया ही नोकिया बिकता था। जैसे आजकल सैमसंग ही सैमसंग 80% ऑफ द लोगों के पास सैमसंग बिक रहा है, वैसे हर जने के पास नोकिया फोन हुआ करते। अब कोई भी नोकिया का फोन नहीं लेता, किसी के पास नोकिया का फोन नहीं है, तो वो बिजनेस फेल। हाँ, स्ट्रैटेजी थी कि हम जो है हम वही रहेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। उनकी स्ट्रैटेजी गलत थी। जमाना चेंज हो रहा है, दुनिया चेंज हो रही है, तो आपको उसके साथ बदलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अपने साथ कोई लेकर नहीं चलेगा। तो अगर आपके बिजनेस की स्ट्रैटेजी खराब, तो कभी भी आपका बिजनेस सक्सेसफुल रन नहीं कर सकता। इसके लिए एक लाइन लिख लो स्ट्रैटेजिक रिस्क के लिए बुक में। रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम्पल, रॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम्पल नैनो कार, नोकिया, ब्रैकेट में लिखो नो चेंज एज पर, no change as per the change in environment, एक्सेट्रा। तो अगर आपके बिजनेस में स्ट्रैटेजी गलत, तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। स्ट्रैटेजिक रिस्क कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन को उसका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने देंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड रिस्क रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी गलत है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं, इकोनॉमिक, रेगुलेटरी। तो आपको जो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करने देते, आपकी ग्लोबल मार्केट कंडीशन, रेपुटेशन का रिस्क, लीडरशिप का रिस्क, ब्रांड का रिस्क, कस्टमर की जरूरतें चेंज हो रही हैं और फिर आप अपने आप को नहीं बदल रहे, तो वो सब रिस्क कौन सा है? स्ट्रैटेजी रिस्क। इसमें 3 से 4 नाम आप लोग लर्न कर लेना। नेक्स्ट रिस्क कौन सा है? फाइनेंशियल रिस्क। बच्चे आपकी स्ट्रैटेजी तो सही है, बट अगर आप अपना फाइनेंस, अपना पैसा जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? नहीं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे जरूरी होता है। आपके पास 100 रुपए है तो आपको 100 रुपए मैनेज करना आना चाहिए। आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आपको मैनेज करना आना चाहिए कि किस सेक्टर में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप अपना पैसा, अपना फाइनेंस मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपके बिजनेस को सक्सेस नहीं मिल सकती। इसलिए एक लाइन लिख लो, नॉट मैनेज देयर फाइनेंस, they could not manage their finance. Financial risk that could result in a negative financial impact to the organization based on loss of assets. Include risk from volatility in, अगर आपकी फॉरेन करेंसी में कुछ भी चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट्स में, कमोडिटीज में, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मतलब आप अपना जो पैसा है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फाइनेंस। रेगुलेटरी रिस्क मतलब आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आपने हेलमेट नहीं लगाया तो ये फाइन देना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये फाइन देना पड़ेगा, आपने सीट बेल्ट नहीं पहना, जो रूल्स रेगुलेशंस है आप अगर वो फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपको फाइन्स और पेनल्टीज को पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपने एनवायरमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए, हेल्थ के, सेफ्टी के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स एंड लोकल टैक्स स्टैट्यूटरी लॉज फॉलो नहीं कर पा रहे। अगर आप पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, नहीं पढ़ा था पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए। एसपीडीआई, सेंसिटिव पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन,
प्राइवेसी पॉलिसी में तो बताएगा कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे मेरे डेटा के साथ। पीडीआई बोलता है कि मेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोटेक्ट करना है। कौन से सेक्शन में बोलता था? सेक्शन 43 ए ये था मेरे ख्याल से 43 ये था। तो बोला था अगर आपने एसपीडीआई की मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो ये वही कह रहा है कि आपने अगर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय की हेल्थ से, सेफ्टी से रिलेटेड हो, टैक्स, स्टैट्यूटरी लॉस, किसी चीज से भी रिलेटेड हो, अगर आप उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क मतलब आप काम कर रहे हो और बीच में कोई बाधाएं आ गई, काम में रुकावटें आ गई तो उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास ले रही हूँ, लेते लेते लाइट चली गई, प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर सब बंद हो गया, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल। पढ़ा रही हूँ, आप लोग को मिर्ची लगी सबको, मैं पढ़ाने ही नहीं दिया आप लोगों ने, दैट इज एग्जाम्पल लिखो ऑपरेशनल रिस्क का बुक में। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, loss of electricity, ERP down। फायर नीचे आग नहीं लगेगी क्लास में, तो हजार्डियस रिस्क आ जाएंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईआरपी डाउन। ईआरपी डाउन क्या है? ईआरपी कहता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा सिस्टम जिसपे मैं मेरा पूरा बिजनेस चला रही हूँ वो बंद हो गया तो मेरा पूरा बिजनेस काम करते करते रुक जाएगा। ठीक है, तो operational risk that could prevent organization for operating in the most effective and efficient manner or be disruptive to other operations due to inefficiencies or breakdowns in internal process, जिसकी वजह से आप इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पा रहे या और बी डिसरप्टेड टू अदर ऑपरेशंस ड्यू टू इनएफिशिएंसीज या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है आपके इंटरनल प्रोसेस की। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं ऑपरेशनल रिस्क के? ह्यूमन रिसोर्स की वजह से आ सकती है, बिजनेस में प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस कंटिन्यूटी, चैनल इफेक्टिवनेस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, ये सब चीजों की वजह से आपको ऑपरेशनल रिस्क को बेयर करना पड़ सकता है। इसमें से भी आप 3 से 4 नाम एग्जाम्पल्स। अभी तक कौन से रिस्क पढ़ लिए एक बार रिवाइज करें। आज अभी तक अपन ने बिजनेस रिस्क के सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्ट्रैटेजिक रिस्क, इसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे, चाहे स्ट्रैटेजी हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी, रेपुटेशन एक्सेट्रा। फाइनेंशियल की नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, फॉरेन करेंसी में चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट्स में कुछ भी चेंज हो गया, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क। रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क क्या होता है कि आपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, उसकी वजह से फाइन और पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ रही है। एनवायरमेंट के रूल्स, हेल्थ के रूल, सेफ्टी के रूल, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, स्टैट्यूटरी लॉज एक्सेट्रा। ऑपरेशनल रिस्क जिसकी वजह से आप इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पा रहे हैं या ब्रेक डाउन या फिर डिस्ट्रप्टिव टू अदर ऑपरेशंस ड्यू टू इनएफिशिएंसी और ब्रेक डाउन। इनएफिशिएंसी और ब्रेक डाउन की वजह से हम अदर काम भी ढंग से नहीं कर पा रहे। ऑपरेशनल रिस्क ह्यूमन रिसोर्स की वजह से, बिजनेस प्रोसेस, टेक्नोलॉजी की वजह से, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपने नहीं बनाया, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, एनवायरमेंट, एफिशिएंसी, ये सब चीजों की वजह से आपको ऑपरेशनल रिस्क आ सकते हैं। हजार्डियस रिस्क कौन से होते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जैसे कि जो इंश्योरेबल और नॉन इंश्योरेबल दोनों तरीके के रिस्क हजार्डियस होते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स और गए, इंश्योरेबल लाइबिलिटीज, इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल एसेट्स, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, ये सब कौन से रिस्क बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं? हजार्डियस। एंड लास्ट आपके रिस्क कौन से बच गए? रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल मतलब बच्चे, अच्छा पूछा, फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे डेली 3 घंटे की लाइट जाती है या आज 3 घंटे की लाइट गई, मेरा जो इन्वर्टर है वो 2 घंटे तो मुझे बैकअप दे पा रहा है और 1 घंटा अभी भी मेरे को बिना लाइट के रहना पड़ा, तो ये जो 1 घंटा बचा ये कौन सा रिस्क हो गया? रेसिडुअल रिस्क। आपने कंट्रोल्स लगा दिए उसके बाद भी जो रिस्क क्रिएट होता है उसे क्या कह देते हैं? रेसिडुअल रिस्क कह देते हैं। तो एक लाइन लिख लो रेसिडुअल के लिए बुक में, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाए, कंट्रोल्स लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाए
से रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। कंट्रोल लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाए उसे रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पावर लॉस, PRs, electricity backup, power, and residual risk बना। Power loss 3 hours, backup 2 hours, and residual risk is चलो residual risk any risk remaining after the countermeasures। countermeasures मतलब कंट्रोल, आपने कंट्रोल्स लगा दिए फिर भी जो रिस्क बच गया उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के रिस्क को दो तरीके से मैनेज करती है, एक्सेप्टेंस ऑफ रेसिडुअल रिस्क एंड सिलेक्शन ऑफ सेफगार्ड्स, कि उनसे अपन कैसे उनको सेफ रखें, कैसे बचें। सेफगार्ड्स लगा दिए फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क तो हमेशा ही रह जाता है, कितने ही एंटीवायरस लगा दो फिर भी आपके कंप्यूटर में वायरस आ ही सकता है। तो कितने ही सेफगार्ड्स लगा दो फिर भी कुछ ना कुछ रिस्क रह जाएगा। रिस्क को कम कर सकते हो बट कभी खत्म नहीं कर सकते। रेसिडुअल रिस्क हमेशा मिनिमम लेवल पे रखो, एक्सेप्टेबल लेवल पे रखो कि अगर रिस्क आया तो इतना तो अपन अफोर्डेबल है, अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जब तक वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है तब तक तो उसको मैनेज किया जा सकता है। अगर वो आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस लेवल पे चला गया तो उसको अपन मैनेज नहीं कर सकते। तो अपन ने बिजनेस रिस्क में अपन ने एमटी क्या थी? ओ हम सफर। ओ मतलब ऑपरेशनल रिस्क, इसकी वजह से आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेट नहीं कर पा रहे या दूसरे ऑपरेशंस में डिस्ट्रप्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम। फिर नेक्स्ट कौन सा रिस्क था? एच मतलब हजारियत, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हो, टेररिज्म, इंश्योरेबल लायबिलिटीज की वजह से हो। नेक्स्ट कौन सा था? एस मतलब स्टार्टअप रिस्क, जिसकी वजह से आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे। सफर एस, एफ मतलब फाइनेंशियल नेगेटिव फाइनेंशियल इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, राइट? करेंसी चेंज हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आपकी चेंज हो गई, मार्केट रिस्क, ये सब आपको रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये सब रिस्क बेयर करने पड़ सकते हैं। फिर आर, आर मतलब एक तो रेशुअल और एक रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए फिर आपको जो फाइनल पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपने सेफ्टी का रूल फॉलो नहीं किया, जैसे कि आपने एनवायरनमेंट का रूल फॉलो नहीं किया, हेल्थ का रूल फॉलो नहीं किया, पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट नहीं किया। देन रेसिडुअल रिस्क क्या होता है कि सारे कंट्रोल मेजर्स लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाता है उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। कितने ही लगा दो वो कम हो सकता है बट वो खत्म नहीं हो सकता। तो वो कम है तो हम एक्सेप्ट मैनेज कर सकते हैं, तो ज्यादा हो गया तो उसको मैनेज नहीं कर पाए। ये आपके कौन से रिस्क हो गए? बिजनेस रिस्क। अब अपन पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी रिस्क। टेक्नोलॉजी जो आप सिस्टम, जो आप सॉफ्टवेयर काम में ले रहे हैं बीपीए करने के लिए, ऑटोमेट करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी पे अपन को कौन से रिस्क बेयर करने पड़ सकते हैं? टेक्नोलॉजी रिस्क में आपका पहला रिस्क है डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटी का मतलब बच्चे मैं किसकी बात कर रही हूँ? कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रही हूँ आपके। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम फैसिलिटीज में बिकम अनअवेलेबल ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इक्विपमेंट फेलियर। कई बार इक्विपमेंट फेल हो जाता है, कोई चलते चलते मेरा ये प्रोजेक्टर बंद हो गया, काम नहीं कर रहा, इक्विपमेंट फेल हो गया, तो ये टेक्नोलॉजी रिस्क आ सकता है। कोई भी दिक्कत नहीं थी, लाइट आ रही है, इन्वर्टर चल रहा, आप शांति से पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ाने के मूड में, सब कुछ है अच्छा, पर टेक्नोलॉजी रिस्क आ गया, मेरा ये प्रोजेक्टर चलना बंद हो गया, इसमें कोई खराबी आ गई तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी। इसे क्या कहते हैं कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, कोई इक्विपमेंट फेलियर हो गया, इसकी वजह से आपकी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है अनअवेलेबल है। एग्जाम्पल नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम ड्यू टू सर्वर फेल, कोई सर्वर फेल हो गया तो सिस्टम अवेलेबल नहीं। नेक्स्ट रिस्क कौन सा है? फ्रीक्वेंट चेंजेस और ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। जमाना इतना चेंज हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है और बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं।
तो टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रह रही है, चेंज होती रह रही है और ऑब्सलीट बहुत जल्दी ऑब्सलीट। तो हमारे लिए हमेशा ये चैलेंज है कि जितना हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, अगर आपने बिना प्रॉपर प्लानिंग के ये पैसा खर्च कर दिया तो उसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो सकती है। तो आजकल नई-नई टेक्नोलॉजीज आती जा रही हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च करो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ खर्च करो, अदरवाइज वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो जाएगी और आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, तो भी अपन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम पढ़ते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो एनएससी बीएससी, ठीक है बच्चे, एनएससी बीएससी शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में एक कंपनी नहीं है रजिस्टर्ड, मल्टीपल कंपनीज रजिस्टर्ड है। शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एक तरीके के ट्रांजैक्शन नहीं होते, मल्टीपल हजारों लाखों तरीके के ट्रांजैक्शन। जैसे अगर अपन एक और बात करें आईआरसीटीसी, ये क्या है? रेलवे रिजर्वेशन। अगर मुझे, मैंने सोचा रेलवे रिजर्वेशन की मैं एक साइट बना देती हूँ, सब लोगों को आराम रहेगा, अपन कस्टमर्स को तो आराम है, साइट ओपन की, रिजर्व कर दी अपनी से। जो बताने वाला उसके लिए माथा पच्ची है, कितने हजार तरह की सीट्स, हजार तरीके की ट्रेनें, यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ से यहाँ जाती है, उनका पार्ट, फिर उनके टाइमिंग्स, फिर उनकी कॉस्टिंग, किस लिए कितने रुपए लगेंगे, कौन उसमें फूड बुक करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, किसको ब्लैंकेट देना है, किसको तकिया देना है, इतने हजारों लाखों तरीके के ट्रांजेक्शन। जो बनाने वाला है उसके लिए बनाना सिस्टम आसान है, मुश्किल है? मुश्किल। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो आप लोग ये लिख लो, एनएससी बीएससी आईआरसीटी बनाना बहुत मुश्किल है। एनएस एसटी आईआरसीटीसी लिख लो, बनाना बहुत मुश्किल है। ये बनाने वाले के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। The technology architecture used for services could include multiple digital platforms and it's quite complex. इसमें इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको समझना मुश्किल। तो इसीलिए आपको ऐसे स्टाफ चाहिए जिसके पास नॉलेज हो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और द मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कुड बी आउटसोर्स, या फिर आप ये काम आउटसोर्स कर दो जिसके पास ये नॉलेज। अब अपन को ये सब काम करना है, कंप्यूटर पे बनाना है। अब कंप्यूटर पे बनाने के लिए बच्चे लैंग्वेजेस भी आनी चाहिए, सी सी प्लस प्लस जावा। वो लैंग्वेजेस जिस एनवायरनमेंट में चलेंगी वो भी आनी चाहिए। आपको विंडोज 7 कैसे काम करता है, विंडोज 10 कैसे काम करता है, आपको वो भी आना चाहिए। आपको लिंकर लोडर हजार चीजें होती है कंप्यूटर में, तो आपको आनी चाहिए बनाने वाले को। तो या तो आपके पास ऐसा स्टाफ हो जो ये सब समझ सके तो आप खुद बना लो, अदरवाइज ये काम आप आउटसोर्स कर दो जिसके पास ये ज्ञान हो, जिसके पास टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज। Then different types of controls for different types of technology, अलग अलग टेक्नोलॉजी के अलग अलग कंट्रोल्स लगा दो। हर एक टेक्नोलॉजी के अलग अपने रिस्क हैं, उन रिस्क को कम करने के लिए उनके ऊपर कंट्रोल होने चाहिए। तो जैसी टेक्नोलॉजी वैसे कंट्रोल्स आप लगा। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क में अभी तक अपन ने 4 तरीके के रिस्क पढ़ लिए। कौन से? पहला रिस्क कौन सा पढ़ा हमने? डाउन टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर। क्या था इसके अंदर, अपन ने क्या पढ़ा? सिस्टम फेलियर हो सकता है, उसकी वजह से अपन अपना काम नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम अवेलेबल ही नहीं है सर्वर पे। नेक्स्ट क्या था? ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग है, डेली नहीं आ रही है, तो जब भी आप उसमें खर्च करो, इन्वेस्टमेंट करो तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो, अदरवाइज बहुत लॉस हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है आपका? मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, इनको समझना बहुत मुश्किल है। या तो आपके पास ऐसा स्टाफ हो जिसके पास रेलिवेंट स्किल सेट हो, या फिर वो काम आप आउटसोर्स कर दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के जिसके पास रेलिवेंट स्किल सेट। फिर नेक्स्ट क्या था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक टेक्नोलॉजी के अपने अलग नए रिस्क होते हैं, उनको कम करने के लिए उनके ऊपर वैसे कंट्रोल्स लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रॉपर अलाइनमेंट विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल एंड रेगुलर रिक्वायरमेंट।
के लिए एक दो लाइनें लिखो प्रॉपर अलाइनमेंट के लिए बुक में। बिजनेस चाहता है, तो बिजनेस चाहता है वही टेक्नोलॉजी कॉमा बीपीए कर रहा है। बिजनेस चाहता है वही टेक्नोलॉजी कॉमा बीपीए कर रहा है। और पॉइंट लिखो इसके अंदर, इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर as per the requirement of business. Difficult to develop a software as per the requirement of business. तो जो बिजनेस की जरूरत है वैसा सेम मेरा काम सॉफ्टवेयर करे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंश्योर दैट सिस्टम्स इंप्लीमेंटेड, जो भी सिस्टम इंप्लीमेंट करो, केटर टू ऑल द बिजनेसेस ऑफ आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रैटेजी लेवल, फाइनेंशियल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, रेगुलेटरी लेवल, हर लेवल पे जितने जो ऑब्जेक्टिव्स हो जरूरत है वो फुलफिल करे। इन एडिशन टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो। तो जब भी आप किसी भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करें, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज में ले रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी को सामने ले रहे हैं, तो ये ध्यान में रखो कि वो टेक्नोलॉजी बिजनेस की सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करे एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को। Next है dependence on vendors due to outsourcing of IT services. के लिए पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 दोनों को कंबाइन कर थोड़ा सा मैं 3-4 लाइनें लिखवा रही हूँ, तो छोटी छोटी है, बुक में लिख लो। 6 एंड 7 को कंबाइन कर अगर आपका एटीएम खराब, तो आप किसको कॉल करोगे? वेंडर कौन है? आईसी। सैंपल आईसीआईसीआई का अगर एटीएम खराब, तो वो किसको कॉल करेगा? आईसीआईसीआई। इन्फोसिस है उनके वेंडर, तो उनकी इन्फोसिस पे डिपेंडेंसी होगी, वो आएंगे तब वो ठीक हो जाए। जियो की जो वेबसाइट है वो किस पे पड़ी है? क्लाउड में। क्लाउड के प्रोवाइडर्स कौन है? एडब्ल्यूएस। तो डिपेंडेंसी किस हो गई? एडब्ल्यूएस डिपेंडेंसी। अगर आपको इंटरनेट चाहिए, आप किस पे डिपेंडेंट हो? तो पे। आप किस पे डिपेंडेंट हो? एयरटेल के नेटवर्क पे मिल सकते हैं आप क्या? Dependence on vendors due to outsourcing of IT services. अगर आप अपना आईटी का काम बाहर आउटसोर्स कर रहे हो, तो आप किस पे निर्भर रहोगे? हर चीज के लिए वेंडर पे डिपेंडेंट रहोगे। सिस्टम एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफ चाहिए जिसके पास स्पेशलाइज डोमेन स्किल हो, उनको मैनेज करने। ये काम आप आउटसोर्स भी कर सकते हो, वेंडर्स को भी दे सकते हो, तो उनपे हैवी डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि वेंडर रिलेटेड रिस्क आपको आ सकता है, तो इसलिए आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कंट्रोल मॉनिटरिंग। जैसे एग्जाम्पल है कि उसका एटीएम खराब बैंक का, तो इन्फोसिस को फोन करेंगे कि भाई हमारा एटीएम का ये सॉफ्टवेयर ठीक करके दो, तो आता नहीं है। अब इन्फोसिस वाले 3 दिन में भेजें, 4 दिन में भेजें, वो मना कर दे हम ये सर्विस नहीं देंगे, हम इसके एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, जो भी है। तो इसके लिए ये सारे रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, तो पहले से ही प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उनको कंट्रोल करो, उनको मॉनिटर करते रहो, क्योंकि अगर आपने काम बाहर आउटसोर्स किया है तो वेंडर रिलेटेड रिस्क आपको क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट कौन सा है? वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क। ये दोनों पॉइंट सेम से हैं, बस दो अलग अलग बना दिए। कई बार आपके एक नहीं मल्टीपल वेंडर्स हो सकते हैं जिनसे आप अलग अलग सर्विस। अगर मुझे नेटवर्क चाहिए तो मैं जियो पे डिपेंडेंट हूँ,
मुझे क्लाउड चाहिए तो मैं AWS पे डिपेंडेंट हूँ। मैंने मेरा सॉफ्टवेयर इन्फोसिस कंपनी से बनाया तो मेरे 3 अलग-अलग वेंडर्स हो गए। तो कई बार एक वेंडर नहीं होता, मल्टीपल वेंडर्स होते हैं जिनसे आप अलग-अलग सर्विसेज लेते हो। नेटवर्क की अलग, हार्डवेयर के अलग, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अलग। चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो, आपको रिस्क आ सकता है, वेंडर रिलेटेड रिस्क क्रिएट हो सकता है। 6th पॉइंट क्या था? डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स ड्यू टू आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज। या तो स्किल सेट आपके पास है, नहीं है तो आपने उस काम को आउटसोर्स किया। आउटसोर्स करते ही वेंडर रिलेटेड रिस्क आ गया, तो इसीलिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंट्रोल और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट सेम है वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क। एक बार मल्टीपल सर्विसेज के लिए मल्टीपल वेंडर्स की जरूरत होती है, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे नेटवर्क्स हो, चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो, वेंडर रिलेटेड रिस्क आपको हो सकता है फेस करना पड़ जाए। नेक्स्ट रिस्क कौन सा है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बच्चे मतलब काम बटावा होना चाहिए, कभी भी सारा काम एक ही बंदे के हाथ में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे एटीएम है, तो एटीएम का जो पैसा भर के ड्राइवर लाएगा वो अलग इंसान है। एटीएम के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा वो अलग इंसान है, और एटीएम का जो कैश मैनेजर होगा वो अलग इंसान होना चाहिए। ये सब अलग-अलग लोग होने चाहिए। अगर ये सब एक ही जना है, तो वो चोरी करने के चांसेस ज़्यादा हो गए। जैसे बैंक्स में अपन ने पढ़ा था कि बैंक में आपका रिलेशनशिप मैनेजर अलग है, लोन सैंक्शन करने का मैनेजर अलग है, लीगल अप्रूवल टीम अलग है। तो हर चीज़ के बंदे अलग-अलग थे। अगर सबका एक ही बंदा होता तो वहाँ पे चोरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। तो काम बँटावा होना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। Organizations may have a highly defined organization structure with clearly defined roles होने चाहिए, authority and सबके clear roles, authority and responsibility. Segregation of duty as per organization structure should be clearly mapped, clearly होना चाहिए। काम इस बंदे का, ये काम इस बंदे का, तो जो जिसका काम है वो clearly मैप होना चाहिए। हाई रिस्क हो सकता है अगर कोई एसओडी कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो हाई रिस्क हो सकता है। एसओडी कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैंने पर्सन को कह दिया था आपको इस सेक्टर पे ध्यान देना है, और वो कहेगा ये काम मेरा थोड़ी ना था, ये बी का था, बी वाला कहेगा ये मेरा थोड़ी ना था, ये सी का था। तो एसओडी कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो बहुत सारा रिस्क हो सकता है। अगर एक ही बंदा इनिशिएट, ऑथराइज और डिसबर्स कर दे लोन को, तो वहां पे मिसयूज होने के चांसेस बहुत सारे हो। तो अभी तक बच्चों टेक्नोलॉजी रिस्क कौन से पढ़ लिए, यहाँ तक रिवाइज करते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़ा आपने? टाइम ड्यू टू टेक्नोलॉजी फेलियर, या तो टेक्नोलॉजी फेल हो गई या इक्विपमेंट फेल हो गया आपका, जैसे कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम क्योंकि सर्वर फेल था। नेक्स्ट ऑब्सोलीट ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल नई टेक्नोलॉजी डेली आ रही है तो कब कौन सी ऑब्सोलीट हो जाए। कभी भी इन्वेस्ट करो, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो ताकि लॉन्ग टर्म तक चल सके, ऑब्सोलीट का नुकसान हमें नहीं बेयर करना। नेक्स्ट कौन सा था? मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और क्या था इसके अंदर? अब या तो ये वाली स्किल आपके पास होगी, ये काम आप किसी को आउटसोर्स कर देंगे। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग कंट्रोल्स चाहिए होते हैं क्योंकि हर टेक्नोलॉजी के अपने अलग अलग होते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, आपके जो सिस्टम आप इंस्टॉल करते वक्त ये ध्यान रखो, इंश्योर करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्या था? वेंडर रिलेटेड रिस्क, क्योंकि अपन उसको काम आउटसोर्स कर दिया तो या तो मेरे पास स्किल सेट होगा या काम आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स कर दिया तो वेंडर रिलेटेड रिस्क आ गया। तो मैनेज करने के लिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, कंट्रोल और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या था? वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेशन रिस्क, एक वेंडर भी हो सकता है और मल्टीपल वेंडर्स भी हो सकते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क के लिए। तो चाहे एक हो चाहे मल्टीपल हो, वेंडर रिलेटेड रिस्क आ सकता है। नेक्स्ट क्या था? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, प्रॉपर रोल्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, तो प्रॉपर्ली मैप्ड मतलब कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर कोई भी एसओडी कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे? एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर फ्रॉड्स या क्राइम। एक्सटर्नल थ्रेट लीडिंग टू साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम। द सिस्टम एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कस्टमर। अब आजकल जो है कि कस्टमर कहीं से कभी भी यूजिंग इंटरनेट उसको टेक्नोलॉजी को काम में ले सकता है।
बैंकिंग का जो सॉफ्टवेयर है, नेट बैंकिंग के थ्रू कोई भी कस्टमर कहीं से कभी भी उस सॉफ्टवेयर को काम में ले सकता है। तो पहले जो थी इंफॉर्मेशन वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर पा रहे थे। अब क्या हो गया, कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है। तो कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है तो रिस्क होने के चांसेस बहुत सारे हो गए, हैकर्स भी हैक कर सकते हैं और वो लोग उसके ऊपर फ्रॉड्स और क्राइम्स भी कमिट कर सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है। पहले सिर्फ एम्प्लॉयज विद इन द बाउंड्रीज एक्सेस कर पा रहे थे, अब कस्टमर कहीं से भी एक्सेस कर पा रहा है। तो हैकर भी हैक कर सकता है और आपके सिस्टम पे फ्रॉड्स और क्राइम्स हो सकते हैं। एक्सटर्नल थ्रेट्स लीडिंग टू साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हायर इम्पैक्ट ड्यू टू इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्ट्स ऑफ इंटरनल। जानबूझकर जो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है कई बार वो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा देता है, उसकी वजह से भी रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो एम्प्लॉयज जो है वो सबसे वीकेस्ट लिंक होते हैं। तो बच्चे तोड़ना सबसे आसान है। ऐसा खिलाओ कि प्यार है वो तो चोरी नहीं है, लोगों को तोड़ना। लोगों को घूस खिलाओ, किसी भी चीज का पासवर्ड मिल जाएगा आपको। पर अगर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर को कौन सी घूस खिला दोगे, वो थोड़ी ना पासवर्ड बता देगा, वो नहीं बताएगा। मशीनों पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, आजकल इंसानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो वीकेस्ट लिंक होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एम्प्लॉयज ट्रस्टेड होने चाहिए और उनको उतनी प्रिविलेज हो जितनी वो काम में ले सकते हैं, लेनी चाहिए। उनको ज्यादा प्रिविलेज दे दी तो उसका अब्यूज और मिसयूज कर सकते हैं। देन न्यू सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स, आजकल नया ही तरीका चल रहा है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकालने का। अब मुझे बैंक का कोई एम्प्लॉय है, उससे मुझे किसी का पासवर्ड चाहिए किसी का। अब वो एम्प्लॉय मुझे क्यों देगा? मैंने उसके साथ पहले दोस्ती की, थोड़ी दारू वारू पिलाई, पासवर्ड पूछ लिया और उसने मुझे पासवर्ड बता दिया। तो आजकल अरे जब बहक जाते हो, हाँ, बहकना नहीं है, यही रहना है। मास्टर्स होते हैं वो आजकल सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स काम में लेते हैं, जैसे सोशलाइजिंग विद एम्प्लॉयज, उनसे इंफॉर्मेशन निकालना ताकि वो फ्रॉड कर सके। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पासवर्ड फ्रॉम स्टाफ, एक्टिंग एज जेन्युइन कस्टमर एंड यूजिंग इट टू कमिट फ्रॉड्स। कि लोगों से पासवर्ड निकलवा लिया और फिर अपन जेन्युइन कस्टमर के जैसे फ्रॉड करने के लिए काम में ले लेते। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेस टू एडिक्वेटली मैनेज टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नीड फॉर गवर्नेंस का मतलब, नीड फॉर गवर्नेंस प्रोसेस टू एडिक्वेटली मैनेज टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। गवर्न करना चाहिए। अगर आपको टेक्नोलॉजी को सही तरीके से रन करवाना है तो उसको ध्यान को गवर्न करो। टॉप मैनेजमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल कि हम ध्यान रखेंगे कि उसमें कुछ भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो कंट्रोल्स जो आप सिस्टम के अंदर लगाते हो वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से लगाओ, मैक्रो एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव से लगाओ, ना कि एक फंक्शन और टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से लगाओ। मैक्रो मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रोल लगाओ, ना कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए कंट्रोल लगाओ। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मतलब ईआरपी सॉफ्टवेयर है उस पर तो अच्छे खासे कंट्रोल लगा दिए, पर कोई कंप्यूटर या लैपटॉप भी चोरी करके ले गया और आपने सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नहीं कर रखा, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा रखा, तो फिर वो कंट्रोल भी कोई काम का नहीं है। तो कंट्रोल जो लगाओ वो मैक्रो बिजनेस को ध्यान में रखते हुए लगाओ, ना कि सिर्फ एक फंक्शन और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते।
With BPA, technology becomes key enabler for the organization. Key enabler मतलब most important. अगर automated process काम मिले तो technology बहुत जरूरी है and should be implemented throughout the organization. जो senior manager है वो directly involve होना चाहिए कि कैसे technology आप deploy कर रहे हो and approve create policies. उसके लिए क्या policies procedures होंगे वो senior manager decide करेगा. इसके लिए आपको governance process चाहिए कि सीनियर मैनेजर ध्यान रखेगा कि जो सिक्योरिटी हमें लगानी चाहिए वो सिक्योरिटी आप प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। लास्ट क्या है? नीड टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस प्रोसेस इन द इवेंट ऑफ मेजर एक्सिजेंसीज। ये तो आपको हेडिंग से समझ में आ रहा होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस हमेशा चलता रहना चाहिए। कंटिन्यू बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए, चाहे कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ जाए आपका बिजनेस चलते रहना चाहिए। आप जब जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हो उतना कंपलसरी हो गया कि रेजिलियंस होना चाहिए। रेजिलियंस मतलब रेजिलेंसी मतलब एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। कोई भी एरर आ जाएगी तो टेक्नोलॉजी खुद अपनी एरर्स को हैंडल कर पाएगी, वो शट डाउन नहीं होगी, बंद नहीं होगी। टेक्नोलॉजी पर अपन डिपेंड, तो ये बहुत जरूरी हो गया कि रेजिलेंसी होनी चाहिए ताकि जो फेलियर है उसका इतना इम्पैक्ट ना पड़ सके ऑर्गेनाइजेशन। एंड सर डॉक्यूमेंटेड बीसीपी होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड मतलब ऑन पेपर बीसीपी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लिखा होना चाहिए। मतलब अगर आग भी लग गई तो इस तरीके से हमें ये काम करना है, हमें यहाँ पे सेफ चीजें रखनी है, हमें इस तरीके से बिजनेस को आगे चलाना है। विथ एडिक्वेट टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी प्लान इम्प्लीमेंटेड एंड नोन इट। तो क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क पढ़ लिए? पहला रिस्क क्या था? टेक्नोलॉजी फेलियर, कि अगर आपकी कई बार इक्विपमेंट फेल तो टेक्नोलॉजी, जैसे कि सर्वर फेल तो सिस्टम अवेलेबल नहीं है। देन ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी हो गई तो उसमें पैसा जब खर्च करो तो प्लानिंग के साथ खर्च करो, नहीं नुकसान हो सकता है। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूज ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। या तो मेरे स्टाफ के पास रिक्विजिट स्किल सेट होना चाहिए या फिर मैं आउटसोर्स कर दूंगी। फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक टेक्नोलॉजी के अपने अलग रिस्क होते हैं तो उसके अपने अलग कंट्रोल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर अलाइनमेंट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड द रूल्स रेगुलेशन। जब भी सिस्टम इंप्लीमेंट करो तो ये इंश्योर करो कि वो सारे ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर रहा है एंड सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन वेंडर्स, क्योंकि आउटसोर्स कर दिया अपन ने काम, तो आप कई बार या तो रिक्विजिट स्किल सेट आपके पास है नहीं तो वो काम आउटसोर्स करना पड़ता है। आउटसोर्स कर दिया तो वेंडर पे डिपेंडेंट हो गए, वेंडर रिलेटेड रिस्क आ सकता है, इसके लिए प्रॉपर कंट्रोल्स कॉन्ट्रैक्ट और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। देन वेंडर रिलेटेड कंसंट्रेट्स एंड रिस्क, एक वेंडर या मल्टीपल वेंडर्स फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, कितने भी हो, एक हो चाहे मल्टीपल हो, ये रिस्क आपका क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्या था? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर अथॉरिटी, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए एंड वो मैप कनेक्टेड लिंक्ड होनी चाहिए। अगर एसओडी कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। नेक्स्ट क्या था? एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब पहले सिर्फ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री के अंदर और लोग उसी का स्टाफ एक्सेस कर पा रहा था उस टेक्नोलॉजी। अब दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी एक्सेस कर पा रहा है तो वहां फ्रॉड्स क्राइम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्या है? intentional unintentional employees, they are the weakest link in the organization और उनकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो सकता है, तो दे शुड बी ट्रस्टेड होने चाहिए। नेक्स्ट क्या था बच्चों? आजकल काम में रहते हैं उससे उनका पासवर्ड जेन्युइन यूजर की जैसे एक्ट करते हैं फ्रॉडस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट, नीड फॉर गवर्नेंस, कि जो आप कंट्रोल्स लगा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाओगे, तो मैक्रो और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगाओगे आप कंट्रोल। सीनियर मैनेजर खुद देखेगा टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, उसके लिए खुद पॉलिसीज बनाएगा, क्या सिक्योरिटी प्रोसीजर्स लगाने, सब चीजों को वो खुद गवर्न करेगा, ध्यान रखेगा, मॉनिटर करेगा। नेक्स्ट क्या था बच्चों? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान,
क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट करते हैं तो रेजिडेंसी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेड बीसीपी आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो जो भी बीसीपी है शुड बी प्रॉपर्ली प्लान, उसको मॉनिटर करो और उसको इम्प्लीमेंट। पर हेडिंग हेडिंग वापस बोलोगे बच्चों, बिना बुक में से देखे। बोल रहा है पार्थ, सात। हाँ बेटा चुप। आठ। सात आठ ही, 16 में से 13 में से 13 कम है। हाँ, आठ। 10। कितना है? तो कोई है क्या? नहीं। हाँ, चार। याद ही नहीं आ रही। 6। वेरी गुड। 6। 8। चलो मेरे साथ बोलते हैं। पहला था टेक्नोलॉजी फेलियर, फिर था ऑक्सीडेंट ट्रांजेक्शन, टेक्निक्स, नीड फॉर गवर्नेंस, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, और एक और कौन सा छोड़ा है? साइबर टॉस। ठीक है, तो हमने आज बिजनेस रिलेटेड रिस्क पढ़ लिया एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क पढ़। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक।